Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study lecture number 11. Today our topic is ribosomes. So what are ribosomes? राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसाइज करते हैं, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम्स हैं क्या? व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स स्मॉल ऑर्गेनील है। क्या है? स्मॉल ऑर्गेनील, जिनको पार्टिकल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनील है, इसीलिए इनको स्मॉल ऑर्गेनील कहा जाता है। राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए इनको पार्टिकल भी कहा जाता है और स्मॉल ऑर्गेनील। ठीक है। और ये सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स एक ऐसे ऑर्गेनील है जो कि यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यूकेरियोट सेल की बात करें तो यूकेरियोट क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। हम प्रोकैरियोट को देखें तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होते। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि राइबोसोम जो हैं प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में कि सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो यूकेरियोट की अगर बात करें तो यूकेरियोट में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट में देखें तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में, ये एक यूकेरियोटिक सेल है और ये यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकेरियोटिक सेल में आप देखें तो ये यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ टाइप होता है उस पर, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं यूकेरियोटिक सेल। ये एक यूकेरियोटिक सेल है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का सेल, ये इसका डीएनए है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये रहे राइबोसोम्स। ठीक है। राइबोसोम हमने पढ़ा था कि यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम्स डिस्पर्स फैले हुए हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम किसी स्पेसिफिक जगह पर प्रेजेंट नहीं है, ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म पे में फैले हुए हैं। अगर हम यूकेरियोटिक सेल देखें तो यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम एक स्पेसिफिक जगह पर मौजूद है, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये थे राइबोसोम्स की प्रेजेंस के वो सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कंपोजिशन जी। अब आ जाती है कंपोजिशन की बात करें कि राइबोसोम कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है, तो राइबोसोम्स बने हुए होते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलकर राइबोसोम्स को बनाते हैं। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन दोनों ही राइबोसोम में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। 50% राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो 50% प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और ये दोनों इक्वल अमाउंट में मिलकर राइबोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। इसी फॉर्मेशन की बिहाफ पर राइबोसोम को एक और नाम भी दिया गया है। वो कौन सा नाम है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। अब हम देखते हैं सिंथेसिस देखते हैं कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर। जब हमने सेल को स्टडी किया था, ठीक है, हमने सेल पढ़ा था, हमने देखा था सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। फिर हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है जी। तो न्यूक्लियोलस का हमने फंक्शन पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है कि वो राइबोसोम को
सिंथेसाइज करते हैं। तो राइबोसोम कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम जो है वो सेल में सिंथेसाइज होते हैं। जैसे हमने राइबोसोम को कहा कि वो फैक्ट्री है प्रोटीन की, इसी तरह से न्यूक्लियोलस भी प्रोटीन है, फैक्ट्री है राइबोसोम्स की। न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर उनकी फॉर्मेशन होती है? न्यूक्लियोलस के अंदर। ये आप याद कर लें एमसीक्यूज के लिए। ठीक है जी, अब हम देखते हैं राइबोसोम्स के टाइप्स। तो टाइप से पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर को राइबोसोम के। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम को अगर हम देखें तो राइबोसोम में हमने पढ़ा कि राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होते हैं। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आप ये अगर डायग्राम देखें तो ये एक राइबोसोम का डायग्राम है और राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स बने हुए होते हैं दो सब यूनिट के। दो सब यूनिट से ये मिलकर बने हुए होते हैं। कौन से सब यूनिट्स? एक सब यूनिट जो है वो लार्जर होता है और दूसरा सब यूनिट स्मॉलर होता है। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये लार्जर सब यूनिट है जो साइज में लार्जर है, और यहाँ पर जो नीचे है वो स्मॉलर सब यूनिट है जो साइज में स्मॉलर है। लार्जर सब यूनिट को हम लार्जर सब यूनिट कहेंगे और स्मॉलर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम्स के टाइप कि राइबोसोम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के दो टाइप्स होते हैं, नंबर 1 70S, नंबर 2 80S। एस जो है स्वेटबर्ग यूनिट है, इसको सेडिमेंटेशन भी कहा जाता है और ये मेजर करता है साइज को। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप कौन सा है? 70S। तो 70S को हम स्टडी करते हैं। 70S कहाँ पर प्रेजेंट होता है? 70S राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है और वो प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करवा रहा होता है? 70S करवाता है। ठीक है, उसके अलावा प्रोकैरियोट सेल के अलावा 70S राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S पाया जाता है और वहाँ पर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है जी, 70S को डिवाइड किया गया है दो सब यूनिट में, एक स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा लार्जर सब यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखें तो ये 70S का एक डायग्राम है। ऊपर ये जो है ये लार्ज सब यूनिट है और नीचे जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है। जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S का होता है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S का होता है। ठीक है, अगर हम इनको कंबाइन करें तो यहाँ पर 80S होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? ये यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, पर क्यों यहाँ पर 70S बन रहा है? ये ऐसा क्यों यहाँ पर होता है? यहाँ इस डायग्राम में हम देखते हैं, जब लार्ज सब यूनिट 50S और स्मॉलर सब यूनिट 30S आपस में जब ये कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के टाइम पर 10 यहाँ पर जो है 10 यूनिट यहाँ पर कट हो जाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जब कंबाइन होती है तो कंबाइन होने के टाइम पर भी कुछ पार्ट कट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 80 से 70 आकर बचता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 70S राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि 30S और 50S 80 होना चाहिए, पर यहाँ पर 70 हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब ये कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के टाइम पर कुछ पार्ट यहाँ पर कट हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 70S हो जाता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप को। ठीक है जी, अब आ जाता है सेकेंड टाइप 80S। 80S जो है हम उसकी बात करें तो 80S जो है वो यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट्स में 80S का फंक्शन क्या होता है? यूकैरियोट्स के अंदर 80S प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है। उसके अलावा अगर हम 80S को डिवाइड करें लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में, ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम है 80S का, ये रहा, ये हो गया लार्जर सब यूनिट, ये रहा स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है,
तो 80As के अंदर अगर हम देखें तो लार्जर सब यूनिट 60As का होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40As का होता है। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये मर्ज होकर 80As बनाएंगे और जो 20 पार्ट है वो कट हो जाएगा। ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो 20 पार्ट होगा यहाँ पर वो कट हो जाएगा और कितना बनाएगा, 80As राइबोसोम हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड टाइप 80As। अब हम देखते हैं राइबोसोम का फंक्शन। ठीक है जी, अब आ जाता है राइबोसोम का फंक्शन। राइबोसोम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं। अब किस तरीके से प्रोटीन बनाते हैं, चले हम देखते हैं। जैसे ही सेल को प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है तो होता क्या है कि राइबोसोम के जो 2 यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है ये दोनों यूनिट आपस में क्या हो जाते हैं, ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के साथ ये दोनों यूनिट बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, बाइंड होने के बाद अब यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है ये है हमारा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेकर आता है प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है एक प्रोटीन को बनाने के लिए। तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाता है। यहाँ पर एक राइबोसोम बाइंड नहीं होता, ऐसे काफ़ी सारे राइबोसोम यहाँ पर आकर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर राइबोसोम बाइंड होते जाएंगे उसके बाद क्या होगा, जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है टीआरएनए, जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड को यहाँ पर आकर ट्रांसपोर्ट करता जाता है। ठीक है, एक अमाइनो एसिड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड को यहाँ पर राइबोसोम के ऊपर ट्रांसफ़र करता हुआ जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे एक लॉन्ग चेन बन जाएगी अमाइनो एसिड की, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन यहाँ पर बन जाएगी। हर राइबोसोम के ऊपर इस तरीके से ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता हुआ जाएगा, फिर लॉन्ग चेन बन जाएगी अमाइनो एसिड की, जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो मिलकर छोटे छोटे यूनिट होते हैं, जो आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से राइबोसोम प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, राइबोसोम आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद वो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, बाइंड होने के बाद क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता जाता है राइबोसोम के ऊपर और फिर एक लॉन्ग चेन बन जाती है अमाइनो एसिड की, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं या फिर प्रोटीन। तो इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल के अंदर। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक राइबोसोम। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।